हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज टॉपिक अपने पास में है प्रतिरूपों के आधार पर मानव बस्तियों के प्रकार। तो टॉपिक डालेंगे प्रतिरूपों के आधार पर मानव बस्तियों के प्रकार। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने आकार मतलब आकृति के आधार पर दो भागों में बांटा था पढ़ने, सहत बस्ती और प्रकीर्ण बस्ती के बारे में। आज हम पढ़ेंगे प्रतिरूपों के आधार पर मानव बस्तियों के प्रकार कितने होते हैं। दो प्रकार की बस्तियां होती है, एक होता है ग्रामीण बस्तियां और दूसरा होता है नगरीय बस्तियां। देखिए, इन दोनों टॉपिकों को समझने के लिए हमें इनको गहराई से समझना होगा। इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में समझेंगे। अभी के लिए हम इस वीडियो में इस टॉपिक को हम समझेंगे। ग्रामीण बस्तियां होती क्या है। देखिए, ग्रामीण बस्तियां जो है मुख्यतः प्राथमिक क्रियाओं पर आधारित है। किस पर आधारित है? प्राथमिक क्रियाओं पर आधारित होती है। अर्थात यहां पर कौन कौन से कार्य होते हैं? कृषि, पशुपालन, खनन, आखेट आदि। ठीक है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है। हमारी जो ग्रामीण बस्तियां होती है, इस ग्रामीण बस्तियों के अंतर्गत आपको मैंने बताया कि प्राथमिक क्रिया, जितने भी व्यक्ति हैं वो सारे के सारे व्यक्ति इस प्राथमिक क्रिया से जुड़े होते हैं, ग्रामीण बस्ती कहलाती है। और जो कार्य है वो कार्य मैंने लिख दिए, ये सारे के सारे कार्य इसमें करते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रतिरूपों के आधार पर ग्रामीण बस्तियों के प्रकार कि प्रतिरूप मतलब आकार के आधार पर ग्रामीण बस्तियों के प्रकार कितने प्रकार के। तो सबसे पहले हम ग्रामीण बस्ती कहाँ पर बसती है, इसमें एक टॉपिक दिया हुआ है आपके बुक में कि ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कहां पर ये बस्तियां बसती है उसके अकॉर्डिंग, मतलब ये बस्तियां किस प्रकार से बसती है। ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक को समझेंगे पहले तो। मतलब ये कि बस्तियां किस आकार में बसेगी, उससे पहले हम वो बस्तियां कहां बसेगी उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए, ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक, ये कारक ऐसे कारक होते हैं जो कि बस्तियों को बसाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं, जैसे कि जल आपूर्ति। ठीक है। अब जल आपूर्ति के अंतर्गत हम क्या कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि ग्रामीण बस्तियां उन क्षेत्रों में बसाई जाएगी जहां पर मीठा जल मौजूद हो या जल आसानी से उपलब्ध हो जाए। बस्तियां उन क्षेत्रों में बसाया जाता है जहां पे जल का उपयोग पीने, खाने या वस्त्र धोने में किया जाता है और ये जल वहां पर आसानी से मिल जाए। ठीक है। तो पहली चीज तो क्या होगी? जलापूर्ति जरूरी है। जलापूर्ति मौजूद है तो ग्रामीण बस्ती बसेगी, नहीं तो नहीं बसेगी। भूमि सिंचाई से में जल जो उपयोग आता है या मछली पकड़ने में या गांव में किसी भी प्रकार की व्यवस्थाएं जो होती है वो जल पर टिकी हुई होती है। ठीक है। मतलब जल जो होता है एक गति प्रदान करने का कार्य करता है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया, ग्रामीण बस्ती वहां बसेगी जहां पे जल की पूर्ति होगी। ठीक है। दूसरे नंबर पे जो आता है ग्रामीण बस्ती के प्रभावित करने वाले कारक, वो है भूमि। देखिए, भूमि जो शब्द है, भूमि मतलब जमीन से संबंधित हो गया। हमारी ग्रामीण बस्तियां वहां बसती है जैसे कि आपके नदी घाटी जो होते हैं उसके निम्न जो भाग होते हैं, या कह दीजिए तटवर्तीय जो भाग होते हैं, मैदानी क्षेत्र होते हैं, वहां पर बस्तियां बसती है। अगर मैं बात करूं यूरोप के अंदर, तो यूरोप में जो दलदलीय क्षेत्र है या उसके निचले वाले जो क्षेत्र है वहां पर बस्तियां नहीं बसाई जाती, क्योंकि दलदल वाले क्षेत्र के अंदर बस्तियां बसेगी कैसे। ठीक है। या हम कह सकते हैं कि भूमि उपजाऊ होनी चाहिए, उपजाऊ हो। ठीक है। समतल मैदान हो,
या फिर नदियां, घाटियां क्षेत्र हो, इन सब क्षेत्रों के अंदर आपके बस्तियां बसेगी। जल आपूर्ति से मैंने समझा ही दिया, जल की उपलब्धता बस्तियों को बसाने में भूमिका निभाती है। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो टॉपिक आता है वो है आपके उच्च भूमि क्षेत्र। उच्च भूमि क्षेत्र, देखिए उच्च भूमि क्षेत्र का मतलब होता है ऊंचा स्थान। बस्तियां, मानव बस्ती ऐसे स्थान को चुनते हैं जो कि ऊंचे हो। ऊंचे स्थान को मानव चुनता है। अब वो मानव ऊंचे स्थान को क्यों चुनता है, उसका कारण है बाढ़ से बचने के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए बाढ़ आ जाती है तो हम बच सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे स्थान कौन से होते हैं, जैसे कि बस्तियां कहाँ बसाई जाती है, जैसे कि आपके नदी वेदिका वाले पार्टों में, मतलब उनके करीब। ठीक है, तटबंध वाले क्षेत्रों में। ठीक है, इसके अलावा हम कह सकते हैं जो शुष्क बिंदु पर हो स्थान। शुष्क वाले बिंदु इसलिए क्योंकि वो क्षेत्र दलदलीय नहीं है। शुष्क मतलब जहां पर पानी का अभाव हो। ठीक है, शुष्क बिंदु क्षेत्रों में जहां दलदल ना हो। ठीक है, ऐसे ही भूमि क्षेत्र, या मान लीजिए बस्तियों को स्तंभों पर बनाया जाता है। स्तंभ बोले तो ऊंचे ऊंचे स्थान, नीचे स्तंभ लगे होते हैं और एक तरीके से नींव के रूप में एक स्तंभ की तरह कार्य करते हैं। क्यों? कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए। ठीक है, इस तरीके से ऊंची भूमि चुनी जाती है कि भाई ऊंचा स्थान होगा तो हम बच सकेंगे बाढ़ से, कीड़े मकोड़ों से, या किसी भी प्राकृतिक आपदाओं से हम बच सकते हैं। तो 3 बिंदु मैंने आपको बताए प्रभावित करने वाले कारक के अंदर, आप उतारना चाहे तो उतार सकते हैं। आगे देखिए, चौथे नंबर का बिंदु कहां पर बस्तियां बसती है? चौथा, गृह निर्माण सामग्री। देखिए, गृह निर्माण सामग्री, आपकी बस्तियां उन स्थानों पर बसेगी जहां पर गृह निर्माण सामग्री आसानी से उपलब्ध हो जाए। ठीक है, ऐसे स्थानों पर आसानी से बस्तियां बस जाएगी। उदाहरण के तौर पर जैसे कि लकड़ी हुई, पत्थर, घास, ईंट आदि। ठीक है, जो भी आपका सामान जो कि मकान को बनाने में उपयोग में आता है, वो सारी चीज़ें आपको उस क्षेत्र में मिल जानी चाहिए, तो आराम से वो बस्तियां वहाँ पे बस जाएगी। उदाहरण के तौर पर जैसे कि चीन का लोएस क्षेत्र। ठीक है, अब चीन का लोएस क्या है? एक मिट्टी है। क्या है? एक मिट्टी। ये क्या काम करती है? ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के अंदर निवासी जो है कंदरा बनाकर या कंदराओं में मकान बनाकर निवास करते हैं। ठीक है, मतलब चीन के लोएस क्षेत्र में मानव कंदराओं में बस्तियां बसाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी क्षेत्र है, जैसे कि आपका दक्षिणी अफ्रीका है, अफ्रीका के समाना प्रदेश, वहां पर भी कच्ची ईंटों के मकान बनाए जाते हैं। ठीक है, सवाना कहां पर? अफ्रीका में। अफ्रीका के
सवाना प्रदेश में कच्ची ईंटों से मकान बनाए जाते हैं। ठीक है, एक प्रदेश और है जो कि वहीं पर उपलब्ध सामग्री से मकान बना जाते हैं, जैसे कि ध्रुवीय क्षेत्र। ध्रुवीय क्षेत्र, इस ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ से इग्लू, मकान बोलते हैं इनको, इग्लू। इग्लू बर्फ में बनाए गए मकान, जो कि आइस क्यूब जो होते हैं, उस आइस क्यूब को जोड़कर मकान बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इग्लू बनाकर, इग्लू बनाकर रहते हैं। अब ये मैं उदाहरण इसलिए दिए हैं, चीन का लोएस्ट क्षेत्र, अफ्रीका का सवाना और ध्रुवीय क्षेत्र जो है वहां पर ही मौजूद जो सामग्री है उसके अकॉर्डिंग ये लोग मकान बना लेते हैं। ठीक है, तो बस्तियां बस जाती है। ठीक है, पांचवें बिंदु पे देखिए सुरक्षा। देखिए बस्तियां वहां बसेगी, सुरक्षा। देखिए सुरक्षा की दृष्टि से बस्तियां बसती है। क्यों? क्या अगर मान लीजिए आपकी बस्तियों को सुरक्षा नहीं मिलती है तो वो बस्तियां नहीं बसेगी उस क्षेत्र में। अब बस्तियां कहां नहीं बसती? राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध, सामाजिक गंदगी वाले क्षेत्र के अंदर। इसके अलावा आप कह सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा भी क्षेत्र है जहां पर लड़ाई झगड़े मारपीट या कुछ ऐसा वातावरण जो कि बस्तियों को बसाने में अस्थिरता पैदा करती हो, सारे बिंदु वहां पर बस्तियां नहीं बसेगी। बस्तियां कहां बसती है? जहां पर सुरक्षा हो। कहां पर हो? सुरक्षा हो। जैसे उदाहरण के तौर पर अब मैं नाइजीरिया की बात करता हूं। ठीक है, नाइजीरिया के अंदर खड़े ईसेलबर्ग होते हैं, ईसेलबर्ग। अब ये ईसेलबर्ग क्या है? ये बहुत ऊंचे स्थान होते हैं और सुरक्षित स्थान होते हैं। ठीक है, अच्छे सुरक्षित स्थान है। कहां पर है ये? नाइजीरिया में। किसी से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं बताऊं आपको, जैसे कि भारत के अंदर, भारत में आपने नाम सुनेंगे दुर्ग के या फिर किले, ये बहुत ऊंचे स्थान होते हैं, या फिर गढ़ या फिर पहाड़ी क्षेत्र। यहां पर किसी भी प्रकार की राजनीतिक अस्थिरता। अब मैं बात करूं, पुराने समय में गढ़ होते थे, दुर्ग होते थे, किले होते थे, गढ़ होते थे। ठीक है, ये सुरक्षित स्थान माने जाते थे। और मैं बात करूं पहाड़ी क्षेत्रों में कोई बस गया तो उसको ना तो कोई राजनीतिक अस्थिरता से मतलब है, ना युद्ध से मतलब है। युद्ध भी देखिए, दुर्ग और किले और गढ़ सुरक्षित रखते हैं युद्धों से। तो बस्तियां उन स्थानों पे बसाई जाएगी, ऊंचे स्थानों पर, सुरक्षित स्थानों पर, जहां वो सुरक्षित रह सके। छठे नंबर पे आता है नियोजित। नियोजित का मतलब होता है तरीके से बसाई गई बस्तियां। अब जिन क्षेत्रों के अंदर ऐसी बस्तियां कौन सी होती है? वे क्षेत्र जहां पर एक तो किसके माध्यम से बसाए, वो सरकार के द्वारा बसाई बस्तियां नियोजित बस्तियां कहलाती है। अब ऐसी नियोजित बस्तियों की विशेषता क्या है? वहां आवास, पानी, ठीक है, बिजली व सड़क आदि की व्यवस्था होती है। कहने का मतलब यह है, नियोजित बस्तियां सरकार के द्वारा बसाई जाती है और सारी व्यवस्थाएं यहां पर आपको मिल जाएगी। तो ये तो मैंने बताया बस्तियां बसने से पहले कुछ कारक कि ऐसे बस्तियां बस सकती है। अब मैं बात करूंगा इन्हीं ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों की, कि अब प्रकार हम बात कर रहे हैं प्रतिरूपों के आधार पर ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों की चर्चा चल रही है अपनी। अब बात करते हैं अगला बिंदु। देखिए अगला बिंदु क्या कहता है, ग्रामीण बस्तियों से संबंधित टॉपिक डालेंगे अपन, ग्रामीण बस्तियों। ठीक है, और ग्रामीण बस्तियों के प्रकार का टॉपिक डालेंगे।
अब देखिए इसमें कई तरह के प्रकार हैं, जिसमें पहला बिंदु जो आता है वो है विन्यास के आधार पर। अब विन्यास के आधार पर आपके ग्रामीण बस्तियों के प्रकार कौन से हो सकते हैं, जैसे कि आपके मैदानी जो क्षेत्र होते हैं, या कह दीजिए मैदानी ग्राम, जहाँ गांव भी कहाँ बसाए जाते हैं, मैदानों में। पठारी ग्राम, जहाँ पे गांव कहाँ बसाए जाते हैं, पठारी क्षेत्रों में। इसके अलावा आपके जो तटवर्तीय क्षेत्र होते हैं, तटीय ग्राम बोलते हैं इनको, यहाँ बसाए जाते हैं, मतलब समुद्री क्षेत्रों के अंदर। वन ग्राम, जैसे कि गांव बसाए जाते हैं वन क्षेत्रों के अंदर, ठीक है। इसके अलावा मरुस्थलीय ग्राम, मतलब मरुस्थल क्षेत्रों में। विन्यास का मतलब होता है आकार, जमीन की आकृति। देखिए मैदानी क्षेत्र हो गया, पठारी क्षेत्र हो गया, तटीय क्षेत्र हो गया, वन क्षेत्र हो गया, और मरुस्थलीय, मतलब भूमि की जो आकृति है अलग अलग है। मैदानी समतल भूभाग, पठारी उठा हुआ भाग, तटीय समुद्र वाला भाग, वन जो वन क्षेत्र है, और मरुस्थल जो रेतीला भाग। यहाँ पर जो बसाए गए गांव होते हैं ये विन्यास के आधार पर, मतलब जमीन की आकृति और विशेषता, भौतिक रूप से बसे हुई आकृतियां, ये विन्यास के आधार पर होगी। दूसरा है कार्य के आधार पर, मतलब ग्रामीण बस्तियों की बसावट कार्य के आधार पर, जैसे कि मछुआरे ग्राम, मतलब जहां पे केवल मछुआरे बसे हुए गांव। लकड़हारे, मतलब जहां पर गांव के अंदर लकड़ारे हैं, जब लकड़ियां काटने वाले। एक होता है पशुपालन ग्राम, जहां पे पशुओं को पाला जाता है बड़े स्तर पर उनके गांव। तो कुल मिला के कार्य के आधार पर हो गए इनके कार्य, मछुआरे, लकड़ारे और पशुपालन, इसके आधार पर गांव बस जाते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे आखिरी बिंदु है ये, बस्तियों को बसाया जाता है आकृति के आधार पर। आकृति के आधार पर देखिए, आकृति के आधार पर जो ग्रामीण बस्तियां बसी जाती है, जैसे कि रेखीय आकार, मतलब इसके अंदर जो बस्तियां बसती है वो कहाँ बसती है, सड़क, रेल, नदियों के किनारे पर, ठीक है। अब देखिए कैसे, जैसे कि ये आपकी सड़क है, इस सड़क के दोनों तरफ मकान बन जाएंगे इस तरीके से, ये आपके मकान बन गए इस तरीके से। अगर आपकी पटरी जा रही है इस तरीके से, ये लो, पटरी के दोनों तरफ आपके मकान बन गए। एक रेखा के रूप में आपकी ये बस्तियां बस जाती है, ठीक है। आगे देखिए, ये सब आकृति के आधार पे बता रहा हूं मैं ग्रामीण बस्तियों के। दूसरे नंबर पे आता है आपका कौन सी बस्ती, आयताकार बस्तियां। अब देखिए आयताकार जो बस्तियां होती है, इसमें मकान जो होते हैं कहां बनते हैं, समतल क्षेत्रों में, ठीक है। बहुत समतल क्षेत्र है वहां पर बस जाते हैं, या फिर चौड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में, ठीक है। जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहां पर ये बस्तियां बसती है। इसके अलावा अब ये बस्ती कैसे है, ये बस्ती ऐसे है, सड़कें आयताकार के अंदर, सड़कें क्या होती है, आयताकार होती है इसमें, ठीक है। आयताकार समझते हो ना, ऐसे, ये आयताकार है, ठीक है, आयताकार होती है, और एक दूसरे को सड़कें समकोण पर काटती है या मिलती है, ठीक है ना, एक दूसरे को समकोण। देखो ऐसे समकोण कैसे होता है, ये 90 डिग्री का कोण ऐसे, ठीक है। तो सड़क आई और फिर इधर से ऐसे चली गई, फिर आई, फिर इधर से ऐसे चली गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे चली गई। तो एक तरीके से सड़कें जो होती है वो एक दूसरे को कैसे काटती है, समकोण पर काटती है, मतलब आयताकार बन गया, ठीक है। इसके अलावा और देखिए आकृति, तीसरे नंबर पे जो आकृति आती है वो कौन सी आती है, वृत्ताकार बस्तियां। अब देखिए वृत्ताकार बस्ती, नाम से पता चल रहा है गोलाकार के अंदर इस तरीके से आकृतियां बन जाती है। वृत्ताकार के अंदर कोई रास्ता ऐसे निकल रहा है,
कोई ऐसे निकल रहा है, कोई ऐसे निकल रहा है, इस तरीके से आकृति, मतलब वृत्ताकार रूप में इस तरीके से। ठीक है, अब ये कब बनती है, कहां पर बनती है, झीलों तालाबों। ठीक है, जहां पे झील होती है, जहां पे तालाब होते हैं, उसके चारों तरफ बस्तियां बस जाती हैं। मतलब एक तरीके से हम कहें, ये मान लीजिए आपकी तालाब है, इसके चारों तरफ क्या बन जाए, मकान बन जाए इस तरीके से, तो आपके ये बस्तियां बस जाएगी। गांव में योजनाओं के आधार पर इनको बसाया जाता है। यहां पर जो मध्य भाग होता है वो खुला हुआ रहता है, यहां मध्य भाग कैसा रहता है, खुला रहता है। ठीक है, बीच में से कैसा रहता है, ये ओपन रहता है। आगे बात समझ में, जंगली जानवरों से सुरक्षित रहता है। चारों तरफ मकान हो जाएंगे तो वो एक तरीके से जंगली जानवर भी अंदर नहीं आ पाएगा और आपका मकान सुरक्षित रह जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, चौथे नंबर पे बिंदु आता है, इसकी आकृति कैसी होती है, तारे के आकार की। तारे के आकार, देखिए तारे जैसी आकृति कैसी होती है, ये प्रतिरूप जब बनता है जहां पे कई मार्ग आकर एक स्थान पर आके मिले। यहां कई मार्ग आकर एक स्थान पर मिले, तारे आकृति बनेगी। ठीक है, कैसे, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे बहुत सारे, एक मार्ग आया, एक मार्ग इधर से आया, एक मार्ग इधर से आया, एक मार्ग इधर से, ऐसे इस तरीके से तारे जैसी आकृति बन जाएगी। मतलब सारे मार्ग एक स्थान पे आके मिल जाए, तारा आकृति हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, एक होता है वाई आकार। ठीक है, अगला बिंदु कौन सा है, पांचवा, हम कह सकते हैं इसको टी आकार का, और वाई आकार का, और एक आकार और होता है क्रॉस आकार। क्रॉस आकार, देखिए तीन आकृति होगी, टी, वाई और क्रॉस। अब इसमें होता क्या है, इसकी आकृति कैसे बनती है, सुन लीजिए। देखिए टी आकार कब बनेगा, जब टी आकार की बस्तियां कहां बनती है, टी आकार की बस्तियां कहां बनती है, जहां तिराया होता है। कहां होता है तिराया, जहां तिराहे होते हैं। मतलब ये टी आकार ऐसे होता है, मतलब एक रास्ता ऐसे आता है तो एक रास्ता ऐसे जाता रहता है, इस तरीके से, ऐसे। समझ में आई बात, इस तरीके, ये टी आकार की आकृति हो गई। अब इसके चारों तरफ मकान बन जाते हैं इस तरीके से, तो ये टी आकार की बस्ती बस गई। समझ में आई बात, ठीक है, ये तो टी आकार हो गया। अब आता है वाई आकार। वाई आकार की बस्ती जो होती है, वाई आकार की बस्ती होती है, दो मार्गों से तीसरा मार्ग आके मिले, दो मार्गों से तीसरा मार्ग आके मिले। कैसे पता है, ये मार्ग आ रहा है और इस मार्ग से आके मिल जाए। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं ये दो मार्ग मान लीजिए और एक मार्ग आके इससे मिल जाए, इस तरीके से। कुल मिला के दो मार्ग जा रहे हैं, उसमें एक तीसरा मार्ग और घुस जाए या मिल जाए तो आपकी वाई आकार की आकृति बन जाएगी। एक होती है क्रॉस आकार की। क्रॉस आकार क्या होता है, क्रॉस आकार का मतलब होता है चारों दिशाओं में बसावट होती है इसके ना, क्रॉस आकार कहलाएगा। क्रॉस आकार में चारों दिशाओं में बस्तियां बसती है, किस तरीके से, इस तरीके से, चारों दिशाएं ऐसे, चारों दिशाओं में इसकी आकृति मतलब दिशा बसती है। कहेंगे क्या, क्रॉस आकार में चारों दिशाओं में बस्तियां बसती है, क्रॉस आकार कहलाता है। और एक आखिर में एक बिंदु और है, छठा, दोहरे ग्राम। ये दोहरे ग्राम जो होते हैं ये कब बनते हैं, नदी के पुल के दोनों तरफ। ठीक है, अब नदी का पुल कैसे, मान लीजिए नदी जा रही है
और इसके एक इधर और एक इधर, ये पुल एक तरीके से हो गया, ठीक है। या फिर फेरी के द्वारा दोनों ओर, हम कह सकते हैं नदी का पुल है, नदी जा रही है और उसके ऊपर क्या बन जाए, पुल बन जाए इस तरीके से, ऐसे ये नदी जा रही है साहब, इसके ऊपर क्या बन जाए, पुल बन जाए। तो दोहरे ग्राम हो गए, इधर भी बस्ती और इधर भी, दोनों तरफ जो बस्तियां बसती है दोहरे ग्राम वाली बस्ती कहलाती है। तो कुल मिला के आज मैंने आपको प्रतिरूपों के आधार पर दो भाग बताए, ग्रामीण और नगरीय। तो हमने अभी बिंदु पढ़ा है कौन सा, ग्रामीण बस्तियों को, उसके अंदर मैंने ग्रामीण बस्तियों की परिभाषा बताई, मैंने ग्रामीण बस्ती कहाँ बसने वाली है उसके प्रभावित करने वाले कारक बताए, और फिर मैंने बताया ग्रामीण बस्ती के प्रकार, जिसे हमने 3 भागों में बांटा, विन्यास के आधार पर, कार्य के आधार पर और बस्तियों की आकृति के आधार पर 3 भागों में डिवाइड कर दिया। तो ये आपके ग्रामीण बस्ती के बारे में मैंने आज आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम नगरीय बस्तियों के बारे में पढ़ेंगे, नगरीय बस्तियाँ क्या होती है, वो किस प्रकार से बसती है और उसके किस प्रकार के प्रकार होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के बताएं।